बात का ग्रेडिंग कैसे की जाएगी कि जो अभी आपने उदाहरण देके बताया कि ईपीआईसी में एक आदमी नाम डुप्लीकेट करेगा, जब तक आपके पास कोई यूनिक फीचर नहीं होगा, जैसे आधार के मामले में बायोमेट्रिक्स एक यूनिक फीचर का काम करता है हर इंडिविजुअल के लिए ना, उसी तरीके से अगर आप ईपीआईसी से इसको नहीं जोड़ेंगे तो ये संभव ही नहीं है कि आप कभी जिंदगी में डुप्लीकेसी को चेक कर पाए, चाहे कितने एफर्ट्स कर ले। यहां आपको टेक्नोलॉजी की ही मदद लेनी पड़ेगी, मैनुअली ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मुकेश सिंह हैं। मुकेश सिंह के बारे में आपको ये पहले बता दें कि सोशल मीडिया पर इन्होंने चुनाव आयोग से एक सवाल पूछा जिसकी चर्चा खूब होने लगी है। चुनाव आयोग से सवाल पूछने के बाद मुकेश सिंह के बारे में सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि वाह क्या दमदार पत्रकार है, कम से कम खुले तौर से सवाल तो पूछा, और सवाल ऐसा कि चुनाव आयोग की बोलती बंद हो गई। ये बात सोशल मीडिया पर लोग और यूजर्स कह रहे हैं। तो सबसे पहले आपको जो सर हैं मुकेश सिंह से रूबरू कराएंगे, उससे पहले आपको बता दें कि जो इनका वीडियो है सोशल मीडिया पर जो वायरल है उस बारे में भी ढेर सारा कमेंट आ रहा है, वो वीडियो भी आपको सुनवाते हैं। इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये भी है कि जब इस तरह की चीजें हमारे सामने आती हैं, यानी डुप्लीकेसी को चेक करने की, वही डुप्लीकेसी हमारे सामने जब वोटर लिस्ट में सामने आती है तो एक नया बखेड़ा खड़ा होता है। आप चुनाव आयोग के सामने सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अगर किसी चीज की शिकायत की जा रही है तो क्या चुनाव आयोग सबसे पहले शिकायत की जांच करने पे जोर देगा या शिकायतकर्ता कौन है उसकी जो है वो कलई खोलने पे जोर देगा। ये एक ऐसी सवाल, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन पे इस तरह का दाग भी लगना अपने आप में शर्मनाक है। यानी अगर उससे आप हमें बचाइए, इस देश को तो बचाइए, इस डेमोक्रेसी को बचाइए, हम आपसे ये उम्मीद करते हैं। सर, न्यूज तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, उस वीडियो के बारे में सबसे पहले हम समझना चाहेंगे कि जो आपने सवाल पूछा कि क्या आपके पास जो डुप्लीकेट वोटर्स हैं उसको जांच करने के लिए कोई टेक्नोलॉजी है, कैसे आप फेक वोटर्स की जांच करेंगे, तो वहां पर क्या कुछ हुआ था सर जो इसकी चर्चा हो रही है कि आपने जो सवाल पूछा चुनाव आयोग ने जवाब क्या कुछ दिया सर? देखिए राजकुमार, क्या होता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे सवाल एक के बाद एक पूछे जाते हैं और बहुत सारे सवालों के जवाब पहले आ चुके हैं ना। उन सवालों के जवाब देने के क्रम में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कुछ बातें बोली और बताई कि साहब हम ऐसे 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 जो हमारे लिए दिक्कत होती है कि अगर एक ही व्यक्ति डिफरेंट नाम से अपना एनरोलमेंट करवा ले तो हम उसको पकड़ नहीं सकते और उस वजह से डुप्लीकेसी या ट्रिप्लिकेसी हो जाती है। तो उस पे मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा साहब आप ये कभी जिंदगी में कर ही नहीं सकते जो आपका अभी एग्जिस्टिंग तरीका है, जब तक कि आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न मशीन यानी कंप्यूटर के सिस्टम को अडॉप्ट नहीं करते, सॉफ्टवेयर को नहीं करते ना। उस पे मैंने उनको ये बताने की कोशिश की कि देखिए साहब ऐसा है कि जब तक आपके पास यूनिक फीचर नहीं होगा, जैसे देखिए हमारे आपके सभी नागरिकों के, सभी लोगों के पास जो आधार है, उस आधार को बनवाते समय जो हमें बायोमेट्रिक्स अपने देने पड़ते हैं वो बायोमेट्रिक्स ही तो यूनिक है। ये माना गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, साइंटिफिकली ये पाया गया कि हर व्यक्ति का बायोमेट्रिक डिफरेंट है और एक किसी दूसरे से मैच नहीं कर सकता। तो अब बायोमेट्रिक्स अगर आप इसको नहीं जोड़ेंगे, यानी ईपीआईसी को, वोटर कार्ड को, तो वैसी स्थिति में आप उसे कभी 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 जो है वो सैक्रोसेंट यानी पवित्र नहीं बना पाएंगे, साफ सुथरा शुद्ध सही नहीं बना पाएंगे। और मजे की बात देखिए कि खुद चुनाव आयोग की वेबसाइट पे एक जगह ये बातें लिखी हुई हैं कि साहब हम जो है वो फोटो की मैचिंग करते हैं, हम जो है वो नेम की मैचिंग करते हैं, हम फादर्स नेम की मैचिंग करते हैं। इस तरह की बातें चुनाव आयोग ने अपने गुणगान में लिखी हुई है। तो बहुत अच्छी बात है, यही तो आवश्यक है कि आपके पास क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म है। मान लीजिए मेरा नाम है मुकेश कुमार सिंह, चुनाव आयोग ने खुद ये उदाहरण दिया। अब अगर मैं मुकेश के सिंह लिख दूं तो मैं एक अलग व्यक्ति बन सकता हूं। एक फोटो मेरी अभी की है, एक फोटो मैं अपनी बहुत जूम करके लगा दूं या 2 साल पहले की लगा दूं, तो वैसी स्थिति में आप पकड़ नहीं पाएंगे कि हाँ साहब ये वही व्यक्ति है या अलग है कोई। मान लीजिए मैंने दाढ़ी रख ली, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि फोटो वाला जो सॉफ्टवेयर है उसके लिए पहचानना बहुत मुश्किल होगा, वो आसानी से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं ही कर सकता है, लेकिन आसानी से नहीं कर पाएगा। जब बहुत बड़ा डाटाबेस होता है तो उस तरह की कमियां आने की गुंजाइश रहती है। उसके लिए चुनाव आयोग ने उसका ठीक ठीक जवाब नहीं दिया। अब देखिए टेक्निकल बात क्या है। टेक्निकल बात यह है कि अभी जब चुनाव आयोग ने
प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि 2019 का एक ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, जिसपे हमें रोका गया है आधार को यूज करने से, कंपलसरी बनाने से, ये कहते हुए कि इससे नागरिकों की प्राइवेसी का उल्लंघन हो सकता है। राइट। अब ये 2019 का अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जो कि एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी हम 1 मिनट को मान लेते हैं कि एक परसेप्शन है कि ऐसा ही है। तो अगर हम ये मान भी लेते हैं तो भी 2019 के ऑर्डर को उसी सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली सुपरसीड भी किया है। राइट। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बिहार में जो लोग छूट गए 65 लाख लोगों की, जब आप ये जांच करेंगे और देखेंगे इसको, तो आप लोगों का आधार कार्ड भी एक्सेप्ट करेंगे, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने ऑर्डर को ओवर रूल कर दिया। दूसरी बात यह कि आप चुनाव आयोग के पास जो दायित्व है, जो जिम्मेदारी है सही वोटर लिस्ट बनाने की, उस जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए आप क्या कभी सुप्रीम कोर्ट में आपने ये दलील रखी, जोर शोर से रखी कि साहब हमें ये अनुमति दी जाए कि हम जो है वो आधार का जो बायोमेट्रिक डेटा है उसको यूज कर सकें? ठीक है। जब तक आप ये नहीं करेंगे, ठीक है, अगर मान लीजिए आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से आपके लिए कोई अड़चन है, तो आपको भी सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन डालनी चाहिए, पिटीशन डालनी चाहिए, उसका रास्ता निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि ये जो दलील दी जाती है कि साहब बायोमेट्रिक या डाटा के पब्लिक होने से लोगों की प्राइवेसी भंग होगी, हकीकत यह है कि हम और आप जानते हैं, देश का हर नागरिक जानता है कि उसे चप्पे चप्पे पे आधार देना पड़ता है। राइट। तो वो आधार जो है वो डाटा कोई ऐसी कोई प्राइवेसी बची नहीं है। जब भी सरकार, किसी भी देश की सरकार जिसके यहाँ इस तरह का डाटा मैनेजमेंट होता है जैसा हमारे यहाँ आधार के मामले में हुआ है, उस देश में प्राइवेसी हमारी प्राइवेसी सरकार के हाथों में चली जाती, वो सुरक्षित नहीं होती, हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं। ना ऐसी स्थिति में हमने यही कहा, मेरे साहब आप खुद ये मान रहे हो कि ये हमारा चैलेंज है, लेकिन उसका जो फिजिबल सॉल्यूशन है, जो एग्जैक्टली सॉल्यूशन है, उसे आप खुद ही आगे नहीं आ रहे हो करने के लिए। एक बात तो मेरी ये थी, ठीक है, और उसको अब चक्कर क्या है कि ये बात मेरी शायद इसलिए वायरल हो गई, जैसा मैं समझ पा रहा हूं कि लोगों को लगा कि हाँ मैं ठीक बात कर रहा हूं, क्योंकि आम आदमी भी इन चीजों से रोज का जुड़ा हुआ है। और टेक्नोलॉजी के बारे में वो कह रहे हैं टेक्नोलॉजी है तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए, नहीं है तो बताइए। एग्जैक्टली। अब आप देखिए ना कि हमारे बैंक खाते हमारे आधार से जुड़े हुए हैं, हमारा पैन नंबर हमारे आधार से जुड़ा हुआ है। तो पैन नंबर तो मान लीजिए कि सबके पास नहीं, लेकिन बैंक खातों का तो पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है, मोबाइल नंबर का पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है, ये सब हमारे आधार से जुड़े हुए हैं। ठीक है। ऐसा हो सकता है कि इतने बड़े डाटाबेस में, जहां करोड़ों लोगों का डाटाबेस है, हो सकता है 1%, 2% कुछ गड़बड़ियां हों, ये माना जा सकता है, लेकिन 98%, 99% तो आपकी चीज दुरुस्त हो सकती है ना। उस 1-2% के लिए आप डिफरेंट टूल्स, डिफरेंट तरीका, डिफरेंट चीजों को सीख सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। कोई अंतिम सत्य तो है नहीं कि नहीं साहब यही बना रहेगा, बशर्ते आपकी मंशा तो हो कि हम इसको ठीक करना चाहते हैं। हाँ, एक्सेप्ट तो करें, एक्सेप्ट भी करें। हाँ, आपका मंशा, इरादा तो हो ना कि हम इसे ठीक करना चाहते हैं, सब जो हमारे पास टूल मौजूद है। अब मैं आपको बताऊं राजू कि जिस समय आधार की कल्पना की गई थी जी, वाजपेयी जी की सरकार थी, आडवाणी जी गृह मंत्री थे। तो ये हुआ कि यार हम उस समय एक डाटा आया, एक सर्वे हुआ, जिस डाटा से ये पता चला कि इस देश की जितनी आबादी है, जो एडल्ट लोग हैं, आबादी है जितनी इस देश की बनती है, उससे ज्यादा लोग हमारे उस वक्त तकरीबन 27-28% लोग राशन कार्ड में दर्ज थे। अब समस्या आई, क्योंकि राशन कार्ड में जब मान लीजिए मेरे परिवार में, मैं अपने परिवार के लोगों का अगर नाम बढ़ा करके दर्ज करता हूं तो मेरा इंटाइटलमेंट बढ़ जाता है, यानी मुझे ज्यादा राशन मिल सकता है, या जो भी चीजें मुझे राशन कार्ड के जरिए दी जाती हैं। तब ये समस्या आई सरकार के सामने कि भाई ये तो पिलफिरे से चोरी हो रही है, गड़बड़ हो रहा है, बह रहा है। राइट। तो तब तक वो टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हुई नहीं थी, लेकिन ये सोचा गया कि साहब हम भी विकसित देशों की तरह एक ऐसा नेशनल नंबर बनाते हैं, एक ऐसी पहचान बनाते हैं जो कि हर नागरिक को हम दे सकें, ताकि हम आगे चल करके इस तरह की कमजोरियों को दुरुस्त कर सकें, ठीक कर सकें। वाजपेयी जी की सरकार चली गई, मनमोहन सिंह जी की सरकार आई, उसमें नंदन नीलेकणी को इसका इंचार्ज बनाया गया, और उन्हें, क्योंकि वो इंफोसिस से जुड़े हुए व्यक्ति थे, टेक्नोलॉजिस्ट थे, सब कुछ था,
तो वो आए, उन्होंने सारे के सारे मॉडल्स को, सारे के सारे एपरेटस को, सारे प्रोसीजर्स को डेवलप किया और इतने बड़े देश में इतनी बड़ी आबादी के लिए आधार का डाटाबेस बनाया। एक ही दिन में सब कुछ नहीं हुआ है, उसमें भी वक्त लगा है। इसी तरीके से जिस वक्त ये वोटर कार्ड की शुरुआत हुई थी, वो दौर कैसा था? उस दौर में स्थिति ये थी कि देश के बहुत सारे इलाकों से ना वोटर लिस्ट में फोटो होती थी, ना वोटर के पास फोटो होती थी। तो देश के बहुत सारे इलाकों से इस तरह की शिकायतें आती थी कि साहब यहाँ जो है वो बूथ कैप्चरिंग हो गई, यहाँ ये गड़बड़ी हुई, वहां वो गड़बड़ी हुई। तो सवाल ये होता है कि आप जब गड़बड़ी, जिन लोगों को निगरानी रखनी है, अगर उन लोगों की मिलीभगत करके आप बेईमानी करना चाहेंगे तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा, कभी नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन बेईमानी हुई है तो लोग जानते तो है ही, आपस में कहते तो है ही एक दूसरे से। तब टीएन शेषन के जमाने में ये हुआ कि नहीं साहब, हमें जो है वो एक वोटर आई कार्ड बनाना चाहिए, राइट। वो भी धीरे 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 हुआ, क्योंकि उसमें रफ्तार बहुत, उसमें समय ज्यादा लगा। आधार के समय में समय बहुत कम लगा था, क्योंकि तब तक टूल्स एंड टेक्नोलॉजी और डेवलप हो गए थे, राइट। सेम इसी तरह की चीज जो है वो पैन कार्ड के साथ हुई थी। शुरुआत में जब पैन कार्ड की शुरुआत होती है देश में, यहाँ कहने का मेरा आशा ये है कि धीरे धीरे कुछ एक चीजें परिपक्व होती हैं, मजबूत होती हैं, वक्त लगता है उसमें, ये हम मानने को तैयार है, या कोई भी मानने को तैयार है। इतने बड़े देश में, इतनी बड़ी आबादी में हर चीज को कर पाना, सही समय पे कर पाना कठिन होता है, ये माना जा सकता है। लेकिन उसको आसान करने के लिए आपके पास अच्छे मेथड्स होने चाहिए, प्रोसेस अच्छा होना चाहिए, राइट। उसके साथ मंशा भी तो हो, मतलब एक्सेप्टेंस भी तो हो कि एक बार हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम करेंगे, उसके लिए समय दीजिए। लेकिन ये तो हाँ, चुनाव आयोग एक्सेप्ट भी नहीं कर रही ना, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, राइट। आप कानून की आड़ में, किसी चीज की आड़ में आप छिपना चाहते हैं, आप बचना चाहते हैं उस चीज से। उससे होता क्या है? उससे होता यह है कि हो सकता है आप तात्कालिक तौर पे अपना बचाव कर लें, लेकिन जो देश का समझदार आवाम होता है वो इस बात को समझ रहा है कि आप कहाँ किसकी आंख में धूल झोंक रहे हैं, क्या आपका अल्टीरियर मोटिव है, क्या आपका पॉलिटिकल मोटिव है। सच कुछ भी हो, लेकिन आपके ऊपर बिना मतलब की खींचाकशी तो होने लगती है, जिसकी आवश्यकता नहीं है, जिससे आप बच सकते हैं, क्योंकि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, राइट। तो वहां से डिबेट दूसरे तरफ घूमने लगती है। जिस पार्टी के लोग विपक्ष में बैठे होते हैं वो चुनाव आयोग को निशाना बनाते हैं। आज अगर मौजूदा विपक्ष के लोग बना रहे हैं, तो एक दौर ऐसा था जो आज सत्ता पक्ष में बैठे हैं, जब वो विपक्ष में थे तो वो लोग भी तरह तरह के इल्जाम लगाते थे चुनाव आयोग के ऊपर। ये इल्जाम लगेंगे, लेकिन इनसे बचने का, उबरने का साधन क्या है, तरीका क्या है, रास्ता क्या है? उन रास्तों में ही वो टेक्नोलॉजी का पिक्चर आता है। आगे चल करके ईपीआईसी बन गया, फिर ये हुआ कि साहब वोटर के पास तो वोटर कार्ड है लेकिन वोटर लिस्ट में नहीं है। तब एक और रिफॉर्म हुआ, ये हुआ कि साहब वोटर लिस्ट में भी आदमी की फोटो छप के मिलनी चाहिए, पोलिंग बूथ पे जानी चाहिए। इस तरह से समय समय पे तरह तरह के सुधार हुए हैं। उन्हीं सुधारों में सीसीटीवी भी है, राइट। तो ये तमाम टूल्स इसलिए बनाए, इन्हीं सुधारों में जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि बूथ कैप्चरिंग के चैलेंज से निपटने के लिए सबसे पहले ये समस्या आई कि साहब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए। तो ईवीएम की मशीन बनाई गई, डिजाइन हुई, पूरी तरह से भारतीय है लेकिन डिजाइन हुई। हर चीज में कुछ कमी होती है, कुछ खूबी होती है। तो ईवीएम मशीन को इस तरह से बनाया गया कि आप चाह करके भी दनादन अगर मशीन को दबाने लगेंगे उसका बटन, तो भी वो आपका वोट नहीं रजिस्टर करेगा। उसके अंदर एक इनबिल्ट मैकेनिज्म है जो कि एक वोट से दूसरे वोट के बीच में एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन, मान लीजिए 50 सेकंड है, 40 सेकंड है, 1 मिनट है, ऐसा उसमें ड्यूरेशन ना। उसकी वजह से होगा क्या कि आप दनादन चाह के भी वोट नहीं डाल पाएंगे। यानी अगर पोलिंग पार्टी, जो लोग चुनाव करवाने गए हैं, वो मिल जाए, बेईमानी भी करना चाहें, तो भी उनके लिए यह आसान नहीं होगा, राइट। लेकिन उसी ईवीएम से एक दूसरी समस्या पैदा हुई। वो समस्या क्या थी वो मैं याद दिला दूं दर्शकों को, कुछ लोग जो नहीं जानते होंगे, नई पीढ़ी के लोग हैं। पहले क्या होता था, जब बैलेट पे चुनाव होता था तो जो वोटर जो पोलिंग बूथ से जो बूथ एजेंट नहीं, बूथ एजेंट वाला वो सब प्रक्रिया तो पुरानी ही है। अच्छा। बैलेट बॉक्स जो है वो पहुंचता था काउंटिंग सेंटर में। अच्छा, काउंटिंग सेंटर में बैलेट की मिक्सिंग होती थी। मिक्सिंग का मतलब ये है कि आपने 10-15 पोलिंग बूथ के बैलेट बॉक्सेस को उठाया और उससे एक बड़ी टेबल पे मिक्स कर दिया।
उसके बाद जो वहाँ काउंटिंग एजेंट्स होते थे वो लोग सरकारी कर्मचारी होते थे, वो लोग उनको क्या करते थे, अलग अलग छांटते थे, ये इस पार्टी का है, ये इस कैंडिडेट का है, ये इस कैंडिडेट का, ऐसे करके ढेर बनाते थे। फिर उस ढेर की काउंटिंग होती थी। तो उसमें क्या एडवांटेज था, जब वोट विकसित करने का फैसला लिया गया तो वो उसका एडवांटेज ये था कि उससे आप ये पता नहीं लगा सकते थे कि किसी पर्टिकुलर बूथ से किस पर्टिकुलर पार्टी या कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं, राइट। लेकिन जब ईवीएम आया तो ईवीएम अपने साथ ये एक डिफॉल्ट वीकनेस लेके आया था, क्योंकि ईवीएम में जैसे ही आप एक नंबर उसको, जब उसकी काउंटिंग का नंबर लेंगे तो वो आपको बता देगा साहब कि मेरी मशीन के अंदर कैंडिडेट 1, 2, 5 को ये नंबर्स मिले हैं, राइट। तो उसकी आलोचना भी हुई कि नहीं देखिए साहब, इससे पता चल जाता है इससे जो लोग चुने जाते हैं वो उन लोगों के साथ जो है वो बेगाना जैसा व्यवहार करते हैं जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया है, वगैरह वगैरह, वो कमियां आई था। लेकिन फिर ये देखा गया कि ठीक है, उन कमियों के मुकाबले जो खूबियां हैं ईवीएम की वो बेहतर है। आगे चल के क्या हुआ, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है। जैसे देखिए आज हम लोग टेक्नोलॉजी की दुनिया में रहते हैं तो हम ये जानते हैं कि तरह तरह के वायरस पैदा होते हैं, ठीक है। वायरस क्या है, वो भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। इसी तरीके से ऐसी बात आगे चल करके इस तरह की शिकायतें पैदा होने लगी, इस तरह का लोगों को शक पैदा होने लगा कि शायद ईवीएम की मशीन में भी गड़बड़ियां हैं। हालांकि ये कभी सिद्ध नहीं हो पाया, चुनाव आयोग ने कई बार कोशिश की इस बात की कि आइए आप साबित करके दिखाइए, लेकिन वो बात कभी परवान नहीं पड़ी चढ़ी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि राजनीतिक दल, चाहे जो लोग आज सत्ता में है वो या जो आज विपक्ष में है वो, जो लोग भी समय समय पे ड्यू टू वेरियस रीजन ईवीएम पे उंगलियां उठाते रहे। अब मजे की बात देखिए कि कभी ईवीएम की गड़बड़ी को टूथ ब्लैंक साबित सिद्ध नहीं किया जा सका कि हाँ साहब इसमें गड़बड़ी है। अभी 4 दिन 5 दिन पहले जब हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर हरियाणा की एक पंचायत का ईवीएम काउंट किया जाता है तो डाटा बदल जाता है। हाँ, उस पर भी सवाल उठे, फिर उसमें भी सवाल उठे थे। इसका मतलब ये है कि ईवीएम में भी त्रुटियां गड़बड़ियां हो सकती है, होंगी, ये जरूरी नहीं है, सब में हो ये जरूरी नहीं है। मान लीजिए आप 10,000 ईवीएम को एग्जामिन करना चाहते हो सकता है कि 9,900 ईवीएम बिल्कुल ठीक मिले। आप पहले से तो नहीं जान सकते कि 100 में गड़बड़ी है, तो ये हो सकता है, ये संभव है। कम से कम एकेडमिकली तो हम ये कह ही सकते हैं, राइट। कोर्ट ऑफ लॉ में हम प्रूफ भले कर पाए या ना कर पाए, लेकिन हम एकेडमिकली तो कह ही सकते हैं। तो सवाल ये है कि इन चीजों का समाधान निकलना चाहिए। समाधान के रूप में क्या निकला, वीवीपीएटी निकला, राइट। ये जो वोटर पर्ची है, अब वोटर पर्ची पे आगे चल करके फिर कुछ लोगों ने खुड़पैच किया कि नहीं साहब वोटर जो है उसकी, अरे भाई वोटर पर्ची की भी तो काउंटिंग की जा सकती है कि नहीं की जा सकती, आप मुझे बताइए। आप कितना कितना वक्त और लग जाएगा यार, आज की तारीख में नोट गिनने की मशीनें हैं, राइट। पहले जमाने में आपको बताऊं राजू कि बैंक के लोगों को काउंटिंग के लिए बुलाया जाता था, क्योंकि लाखों लोग वोटर होते थे, उन गड्डियों को काउंट करने के लिए तो बैंक के लोगों की ड्यूटी लगती थी, जस्ट बिकॉज कि बैंक के लोग जो है वो नोट काउंट करने के मामले में ज्यादा प्रोफिशिएंट हैं, ज्यादा फास्ट हैं, ज्यादा इफिशिएंट हैं। खैर, तो आगे चल करके स्थितियां बदली। अब अगर आज की तारीख में देखिए, सही सॉल्यूशन अगर निकालने का किसी का इरादा हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, आपके पास वीवीपीएटी की पर्चियां हैं, आपको उसे काउंट करने में क्या दिक्कत, सिवाय वक्त लगने के। कितना वक्त और लग जाएगा, आधा दिन, 1 दिन, 1.5 दिन। लेकिन अगर उस 1.5 दिन को लगाने से आपकी गरिमा, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी पारदर्शिता, आपकी सच्चाई में इजाफा होता है तो वो 1.5 दिन लगाना डेमोक्रेसी के, कॉन्स्टिट्यूशन के ज्यादा हित में है, या किसी न किसी बहाने से उसको टाल देना, लटका देना, फंसा देना, वो ज्यादा हित में है। हाँ, टाइम लीजिए और बेदाग बनिए, लेकिन बेदाग यहाँ पे तो बनिए, बेदाग नहीं बन रहे। बेदाग आप बन नहीं रहे, ठीक है। उसमें सबसे मतलब सिग्निफिकेंट चीज क्या होती है कि भाई जो लोग स्टेक होल्डर हैं उनको उस बात के लिए खुद आगे आना चाहिए। चुनाव आयोग को खुद कहना चाहिए कि साहब किसी जमाने में ये टेक्नोलॉजिकली पॉसिबल नहीं था, अब पर्चियां हैं, पॉसिबल हो गया, हम पर्चियां भी गिनेंगे, राइट। क्या बुरी बात है इसमें, क्या नुकसान हो जाएगा आपको? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन वो चुनाव आयोग एक्सेप्ट में नहीं है ना, मेन तो है सर मंशा पर सवाल, और तभी तो विपक्ष कह रहा है कि आपका मन ही नहीं है, आप पता नहीं किसी और के कंधे पर बंदूक डालकर चला रहे हैं।
अब अगर चुनाव आयोग अगर करना चाहे तो सर यूपीएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं, स्टूडेंट एक बार फॉर्म भर दे और अपनी पूरी डिटेल्स फिलअप कर देता है, तो दूसरी बार फॉर्म भरता है तो उसे पता चल जाता है कि ये अटैम्प्ट दूसरा दे रहा है या फिर पहला दे रहा है, और आपको वोटर लिस्ट के लिए नहीं पता चल रहा है जो लाइफ में एक ही बार बनेगा। यहाँ तो एक बार में है, यहाँ भी नहीं हो सकता, लेकिन ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहते हैं। आई थिंक ये जो, हाँ, मेन चीज़ ये है। असली बात ये है, अब क्या होता है कि जैसे हम और आप समझ पा रहे हैं वैसे आम जनता भी समझ लेती है। वो हमारी आपकी तरफ से किसी मान लीजिए मीडिया संस्थान से नहीं जुड़ी है तो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे आ नहीं सकती, पॉलिटिशियन है नहीं तो उस प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सकते, इतनी ताकत नहीं कि हम जाए कोर्ट पे पिटिशनर बने, ये मजाक नहीं है कोर्ट को झेलना। तो उन सब वजहों से क्या होता है कि जो बातें मैंने कही सवाल के रूप में कही, उससे जनता ने ज्यादा एक्सेप्ट किया, लगा कि हाँ ये आदमी ठीक कह रहा है। अब जनता ने हमारी वाहवाही कर दी। हाँ। मेरा उसमें कोई खास योगदान नहीं है, मैंने तो अपना एक सामान्य काम किया। मैंने कहा भाई आप इसके बगैर जब, अब देखिए एक और चीज है, मशीन दुनिया में किसी भी बड़े डाटाबेस को मैनेज करने के लिए आपको मशीन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। चुनाव आयोग भी आज भी जितना डाटा हमसे आपसे लेता है उस सब डाटा को वो कंप्यूटर में डालता है। कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है। हाँ, ऑब्वियसली, राइट। तो इससे आप बच नहीं सकते। बड़े डाटाबेस को आज की तारीख में संभालने का तरीका इसके अलावा और कोई नहीं है, और ये बिल्कुल इफेक्टिव तरीका है। कुछ कमियां कभी यदा कदा हो सकती है। अब आप एक दूसरा पहलू देखिए जिसको जनता महसूस करती है। जब आप मशीन रीडेबल डेटा नहीं देंगे, ठीक है, मशीन रीडेबल डेटा आप नहीं देंगे तो उसका नतीजा क्या होगा? दूसरा तरीका क्या है? अगर मान लीजिए आपने पीडीएफ फॉर्मेट दिया, तो पीडीएफ क्या है? पीडीएफ एक तस्वीर है ना। तस्वीर से तस्वीर का मिलान करना मुश्किल काम है, लेकिन जब मशीन उस काम को करने लगेगी, यानी मशीन डाटा से मिलाने लगेगी। फर्ज कीजिए कि आपने कहा कि साहब मेरा ईपीआईसी नंबर पूरे देश में यूनिक है, तो आप मशीन में सिर्फ आप एक कमांड देंगे, करोड़ों का डाटाबेस होगा तो भी, करोड़ों अरबों लोगों का भी डाटाबेस होगा, आपको सिर्फ एक कमांड देना है कि क्या फला नंबर किसी और नंबर से मैच करता है कि नहीं करता। राइट। कंप्यूटर आपने सर्च, अब कंप्यूटर अपनी सर्च एल्गोरिदम से आपको खट से बता देगा कि साहब ये यूनिक है या नहीं है। अब आपको सिर्फ उसी की जांच करनी है कि भाई अच्छा कंप्यूटर बता रहे यार 3 लोगों की, ऐसे तो उन्हीं 3 लोगों की जांच करनी है ना आपको, सबकी तो नहीं करनी। बाकी तो उसने बताया नहीं ना। ये मशीन डाटा का सबसे बड़ा एडवांटेज है। चाहे इस बात को सत्ता पक्ष का कोई व्यक्ति कहे या विपक्ष का कोई व्यक्ति कहे, चुनाव आयोग को यहाँ पर सूझबूझ दिखानी चाहिए। किसी जमाने में ये पॉसिबल नहीं था, आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, बिल्कुल ठीक है, मान लिया हमने, लेकिन आज तो है ना। आज है तो आज के हिसाब से आप अपने लॉ को, अपने कानून को, अपने प्रोसीजर को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कोई आपको मना नहीं कर सकता। राइट। आपको पूरी वो क्षमता है, पावर है। और ऐसा भी नहीं है कि आप उन चीजों के नादान हैं। आप बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट वहां पहुंचे हुए हैं, नादान नासमझ लोग नहीं है, खूब पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अनुभवी हैं, प्रशासन का अनुभव है, राजनीतिक सिस्टम का अनुभव है, हर चीज का अनुभव है उन लोगों के पास। जी बिल्कुल। तो वैसे लोगों के अंदर सिर्फ एक चीज की कमी अगर दिखती है, तो चाहे हम उसे एलिजेडली कहें, यानी कि कथित रूप से कहें, वो सिर्फ इतनी है ना यार कि आपकी मंशा साफ नहीं दिखती। दूसरा सवाल मेरा क्या था? अब जैसे फर्ज कीजिए कि आप कहेंगे कि साहब हमने ग्रेडेड रिस्पॉन्स किया है, राहुल गांधी के मामले में अलग ग्रेड का इस्तेमाल किया है और अनुराग ठाकुर के मामले में अलग ग्रेड का इस्तेमाल किया है। अब वो जो ग्रेड आप बता रहे हैं, उस ग्रेड में इतना बारीक फर्क है कि वो आम आदमी के सीधे हजम नहीं होता, हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। आम आदमी कहेगा साहब एक ही तरह का आरोप एक व्यक्ति लगा रहा है तो आप उससे कह रहे हैं कि एफिडेविट दीजिए, और उसी तरह का आरोप एक दूसरा व्यक्ति लगा रहा है तो आप उससे कह रहे हैं तुमसे तो एफिडेविट की हमें जरूरत ही नहीं है। आम आदमी उस कानून की उस बारीकी को नहीं समझेगा जिसको आप समझ रहे हैं ना कि हाँ जी इसके आधार पे ना, उसके आम आदमी के नहीं समझने से आपकी जो प्रतिष्ठा गिरी वो किसकी नजर में गिरी? आम आदमी की नजर में। आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई आउटसाइडर किसी दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का व्यक्ति होगा तो उसको एफिडेविट देना पड़ेगा, यही है ना चुनाव आयोग ने कहा। राहुल गांधी ये कहना है कि साहब हम कोई अपनी तरफ से डेटा फैब्रिकेट कर रहे हैं, हम तो आप ही के डेटा को लेकर के चल रहे हैं। दूसरी तरफ जो बात अनुराग ठाकुर उभार रहे हैं कि साहब इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी ये गड़बड़ी है, तो अनुराग ठाकुर को डेटा कहां से मिला?
हाँ, और इतना जल्दी, क्योंकि एक विधानसभा जो महादेवपुरा है उस पे राहुल गांधी को 6 महीने का वक्त लगता है, और अनुराग ठाकुर 5 लोकसभा की सीटें ले आते हैं, रायबरेली, मैनपुरी, वायनाड, डायमंड हार्बर, ये सब का ले आते हैं, और ये 5 डेटा ये 10 दिन भी नहीं हुआ और उस दिन में रिलीज कर देते हैं, तो ये कहाँ से रिलीज कर आया? देते हैं, राइट। तो इसमें आम आदमी को भी ये समझ में आएगा कि भैया ये कैसे हो रहा है, कैसे हो गया। अब इसमें क्या है कि इसमें इल्जाम किस पे लगेगा? चुनाव आयोग पे लगेगा। मैं आपको राजू एक और बात बताऊं कि चुनाव आयोग हो या कोई भी अन्य सरकार से जुड़ी हुई संस्था हो, चाहे किसी की भी सरकार हो, सब पे किसी न किसी तरीके के पक्षपात के आरोप दूसरा पक्ष लगाता रहा है, ठीक है। लेकिन और पक्षपात होता भी है, ये ह्यूमन नेचर है। आप मेरे नजदीक हैं, आप मेरे प्रति कुछ पक्षपात कर सकते हैं। कभी कभी वो पक्षपात शिष्टाचार जैसा लग सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे आप अपनी सीट पे बैठे हैं, जा रहे हैं पानी पीने के लिए, वहां से 10 मीटर दूर मैंने कहा एक गिलास पानी राजू मेरे लिए भी लेते आना। आप मेरे लिए राजू पानी लेते आए। अब पानी राजू मेरे लिए लेते आए, इसे आप पक्षपात की तरफ से भी देख सकते हैं और सामान्य शिष्टाचार की तरफ से भी देख सकते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही व्याख्याएं इसकी हो सकती है, दोनों ही व्याख्याएं सही है। तो सवाल यह है कि जब आपके सामने चुनाव आयोग जैसे इंस्टीट्यूशन के सामने इस तरह की बात आती है तो उन्हें किस ढंग से बिहेव करना चाहिए, ठीक। अब अगर मान लीजिए कि एक राजनीतिक दल आपको कह रहा है कि साहब महाराष्ट्र में आपने इतने 40 लाख या 50 लाख जो भी वोट है बढ़ा दिए, 1 करोड़ बढ़ा दिए, मैं कहता हूँ 10 वोट बढ़ा दिए, हाँ 40 लाख मैं कहता हूँ 10 वोट वोट बढ़ा दिए, तो आपका फर्ज क्या है? मेरा दूसरा पहलू यही था कि आपका फर्ज ये है कि भाई पहले मैं अपनी जांच कर लूं कि जो भैया तुम कह रहे हो वो सच कह रहे हो या गलत कह रहे हो, इसमें क्या चीज है बताइए आप। इवन इफ कोई आप पे इल्जाम लगा रहा है तो आप पे इंडिविजुअल व्यक्ति पे थोड़ा ही लगा रहा है, वो तो लगा रहा है आपके इंस्टीट्यूशन पे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे, आपकी कुर्सी पे। तो वैसी स्थिति में आपका फर्ज ये बनता है कि आप शिकायत की जांच करें। अब आप कहिए नहीं साहब 1 लाख आदमी की हम शिकायत की जांच करेंगे, फालतू की बात है यार, किसको बुद्धू बना रहे हो? 1 लाख आदमी का एक आदमी को बैठ के करना है क्या कि एक ही दिन में करना है? अरे भाई पूरी एक मशीनरी है, उस 1 लाख को करने के लिए इवन इफ 10 दिन भी लगेंगे, 15 दिन भी लगेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि वो नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल तो नहीं है ना। तो जब आप ये कहेंगे साहब इतना बड़ा डाटा मैं कैसे जांच करूं, तो मत करो जांच, फिर सुनो इल्जाम, फिर सुनो आप लगाओ अपने ऊपर दाग और कलंक, यही तो रास्ता बचा है, फिर और क्या बचा बताइए आप। तो ये जो तरीका है, इस तरीके की वजह से इंस्टीट्यूशन की गरिमा गिरती है। यही मेरा कहना था भाई कि कुछ ऐसा करो कि इसकी गरिमा ना गिरे यार। अच्छा देखो हाँ आपको कोई शिकायत लिख के दे, हाँ हम लोगों ने राजू आपको बताया अखबार की दुनिया में काम किया है, अखबार की दुनिया में खबरों के आने का एक तरीका प्रेस विज्ञप्तियां भी होता था। हाँ प्रेस रिलीज जो है ना जो हाँ, तो उस जमाने में क्या होता था कि हम लोग कहते थे कि यार देखो ऐसा तुम कुत्ते की पूंछ में भी बांध करके जो है ना प्रेस विज्ञप्ति भेज दोगे हमारे पास, अगर उसमें खबर होगी तो हम जरूर छापेंगे, राइट। और अगर खबर नहीं होगी तो भाई हम मजबूर हैं, हम क्या से छाप दे, क्या छाप, बिल्कुल, ठीक है। तो ये चीजें हर दौर में डिफरेंट शेप में डिफरेंट तरीके से चुनौतियां सामने आती। यहाँ भी चुनाव आयोग को जो चीज करनी चाहिए, अगर आपको किसी राजनीतिक दल का पक्ष लेना है तो भी यार किसी काम को करने का कुछ तरीका होता है ना। लोकतंत्र जो है वो लोकलाग से चलता है। देखो फंडामेंटल समझो चीज को, सत्ता में वही पार्टी रहेगी जिसके नंबर ज्यादा होंगे, उसी जिसके नंबर ज्यादा होंगे वही सारे नियमों को अनुशासित करेगा। मिसाल के तौर पे मान लीजिए संसद है, तो संसद जिन नियमों से चलती है उन नियमों का सीधा ताल्लुक नंबर से भी होता है। यानी जो मेजॉरिटी चाहेगी, मेजॉरिटी किसके पास होगी? सत्ता पक्ष के पास, राइट। इसीलिए डेमोक्रेसी में ये बात कही जाती है कि भाई सरकार के पास इतना सुनने का जिगरा होना चाहिए, सरकार को इतना एकोमोडेटिव होना चाहिए कि वो अपने अपोनेंट्स की, अपोजिशन की बातों को भी सुने, समझे, गुने और एक बीच का रास्ता निकाले। संसद जो है वो राजनीति करने की भी जगह है, संसद कानून बनाने की भी जगह है, संसद कार्यपालिका के ऊपर, एग्जीक्यूटिव के ऊपर निगरानी रखने की भी जगह है। संसद की एक ही भूमिका नहीं है कि वहां सिर्फ कानून बनेंगे, वहां बहस भी होगी, चर्चा भी होगी, राजनीतिक खींचतान भी होगी। एक नेता दूसरे नेता की आंखों में आंखें डाल के पार्लियामेंट्री लैंग्वेज के दायरे में रहते हुए अपनी बात कह सकता है, उसकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी। यही है ना संसद का कंसेप्ट, और तो कुछ नहीं है।
और तो कुछ नहीं है। बाकी सबको पता है कि संसद में होगा वही, सरकार वही करेगी जो जो उसके नंबर उसे ताकत देते हैं। तो कुछ चीजें लोकतंत्र में ऐसी होती हैं। उसी तरीके से इलेक्शन कमीशन भी एक इंस्टीट्यूशन है। उस इंस्टीट्यूशन में अगर आपको पर्दे के पीछे कुछ पक्ष लेना है उन व्यक्तियों का, उन पार्टियों का जिनके आप सिंपैथाइजर हैं, तो भी लोक लाज का ध्यान रखते हुए किया जाता है। जब आप लोक लाज का ध्यान रखते हुए करेंगे तो ठीक है, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब आप कानूनी प्रक्रिया को पूरा करके किसी के साथ पक्षपात करेंगे, वहां तक ठीक है। वहां तक हर पार्टी वो उस तरह का गुनाह करती है, ठीक है। वो डेमोक्रेसी का इसेंशियल इविल की तरह हो जाता है कि नहीं भाई ठीक है, आखिरकार वो सरकारी कर्मचारी भी तो वोटर हैं, वो है ना, जिनको पॉलिटिकल ओपिनियन जाहिर करने की अनुमति नहीं है, वो भी तो वोटर तो है, तो पॉलिटिकल राय तो वो भी रखेंगे। तो ये सेफगार्ड क्यों बनाए गए हैं? इसीलिए बनाए गए हैं। अब सेफगार्ड्स को अगर आप किसी वजह से लागू न करें। चलिए, चुनाव आयोग, महाराष्ट्र चुनाव, बिहार और ये जो सवाल जवाब था, हमने लंबी बातचीत की और जो वरिष्ठ पत्रकार हमारे हैं मुकेश सिंह हैं, उनसे हमने विस्तार से बातचीत की है। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारे दर्शक हैं उनको ये पसंद आई होगी ये बातचीत, और आपकी अपनी राय हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। और सबसे बड़ी बात कि मुकेश सर, आपको न्यूज़ तक में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बेशकीमती समय हमें न्यूज़ तक को दिया और हमारे दर्शकों को इतने विस्तार से बताया है कि किस तरह से चुनाव आयोग ने जो सवाल पूछा उसको घुमा रहा है या फिर उस पर सवाल उठ रहे हैं तो बेदाग कैसे बन सकता है। तो हम तमाम टेक्नोलॉजी से लेकर जितने भी वोटर लिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट हैं, सब कुछ पर हमने कोशिश की कि बात कर ली है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम कोशिश करेंगे कि दोबारा आपसे फिर से मुलाकात हो सके। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।